जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2021 कंडक्ट करवाया जा रहा है। कल तक जनरल स्टडीज के चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो अब तक आपने जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चन पेपर्स एक बार देखे होंगे, क्वेश्चंस का ओवरव्यू लिया होगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया होगा और कुछ एक वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कुछ टीचर्स ने इन क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस किया है। आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम कोई क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करेंगे, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिराइव करेंगे इन क्वेश्चन पेपर से, सो दैट एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को पता चल सके कि जब एनालिसिस करना है तो किन किन चीजों पे ध्यान रखना होता है। उससे आपको अपनी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी, क्या अप्रोच रखनी होती है, किन किन चीजों पे आपको एम्फोसाइज करना है। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर आप नियर फ्यूचर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने जा रहे हो। सबसे पहले हम पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पेपर 4 को डिस्कस नहीं करेंगे जो एथिक्स से रिलेटेड होता है, उसको हम अलग से किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, जो सेशन सिर्फ और सिर्फ एथिक्स से पर्टेनिंग होगा कि एथिक्स वाले पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अभी हम जीएस पेपर 1, 2 और 3 का एनालिसिस करेंगे और की पॉइंट्स डिराइव करेंगे। सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इस टेबल के अंदर इधर लिखा हुआ है 10 मार्कर क्वेश्चंस और इधर लिखा हुआ है 15 मार्कर। आपको पता है 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 10 क्वेश्चन आए हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चन आए हैं जो 15 मार्क्स के हैं। तो जीएस का पेपर 1 अगर आप मोटे तौर पे देखो तो उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ सोसाइटी, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 मार्कर की अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर और हेरिटेज में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है और 15 मार्कर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो लीस्ट वेटेज इसको दी गई है, बट इससे आपने ये कंक्लूजन नहीं निकालना कि हर साल ऐसा ही पैटर्न होगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सरप्राइज। हो सकता है अगले साल बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं, तो आपको प्रिपेयर तो करके रखना है। तो इस साल एक ही क्वेश्चन आया है। उसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो 10 मार्कर में 2 क्वेश्चन आए हैं और 15 मार्कर के अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है ज्योग्राफी पे। अब देखो 7 क्वेश्चन 10 मार्कर में और 7 क्वेश्चन 15 मार्कर में, कितनी बड़ी परसेंटेज, नियरली आप लगा लो 70% जो पेपर है वो ज्योग्राफी बेस्ड पेपर था। हो सकता है अगले साल हिस्ट्री से ज्यादा परसेंटेज आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बच्चे को ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि अगर आप इस साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हो तो उससे कभी भी आपने एक कंक्लूजन ही निकाल लेनी है कि यही ट्रेंड रहेगा अगले साल। हम देख तो रहे हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट हमने ये नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ अब हमने अगले साल ज्योग्राफी ही पढ़नी है। उस केस में आप मार खा सकते हो बहुत बुरी तरह। यहाँ पे जो मैंने 1CA लिखा है, इसका मतलब है कि एक एक क्वेश्चन 10 मार्कर में और 15 मार्कर में डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड था, मतलब वो टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर था। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 में से 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं थे। होता ये है, खास करके जैसे ज्योग्राफी वाला हम पार्ट देखें, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजों से एग्जांपल्स दे सकते हो उस आंसर के अंदर, वो एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ती हैं। तो जब आप करंट इवेंट्स को रिलेट करोगे किसी भी स्टैटिक पार्ट से, वो एक अच्छी चीज होती है और आपको ट्राई भी करनी होती है। जब भी आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो ट्राई टू इंक्लूड करंट इवेंट्स इन योर आंसर। करंट अफेयर से रिलेटेड जो 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे वो ये 2 क्वेश्चंस हैं। 10 मार्कर के अंदर था क्वेश्चन वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021 से रिलेटेड और इसका जो इम्पैक्ट रीजनल एनवायरनमेंट पे होता है वो चीज। अब जो इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो एक स्टैटिक पार्ट भी आप बोल सकते हो, बट 2021 में जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए वो यहाँ आपको मेंशन करने थे। आपको पता है 2021 के अंदर कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, स्पेशली दिसंबर 2021 के अंदर इंडोनेशिया में इतना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट सेमेरो में, जिसमें कई सारे लोग मारे भी गए थे। तो आपको वो सब यहाँ मेंशन करने थे और उनका रीजनल एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में भी बताना था। जो दूसरा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो बच्चे को इस चीज का पता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, कितना ज्यादा आपको पता है न्यूज में रहा है, तो उसके रिगार्डिंग चीजें यहाँ डिस्कस करनी थी। तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अब अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 को आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है गवर्नेंस एंड पॉलिटी और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन सारी चीजों को आप यूजुअली इकट्ठा ही पढ़ते हो। उसके अलावा सोशल जस्टिस, देन लास्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस।
अब अगर हम वेटेज की बात करें, जो इस साल वेटेज आई है एग्जाम के अंदर, 10 मार्कर और 15 मार्कर अगर आप कंबाइन कर दोगे गवर्नेंस एंड पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 10 मार्कर में टोटल 4 क्वेश्चंस और 15 मार्कर में टोटल 5 क्वेश्चंस, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड था। इसके अलावा सोशल जस्टिस की बात करें तो 10 मार्कर में 4 क्वेश्चंस और 15 मार्कर में 3 क्वेश्चंस। अब आप कहोगे कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं था, बट सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, वो इंक्लूड करनी होती है। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस आप देखोगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो करंट में इवेंट्स हैं, करंट में जो एग्जांपल्स हैं वो आप कोट करो। तो ये नहीं सोचना है कि पूरा का पूरा इसमें स्टैटिक कंटेंट डाल दो, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो 10 मार्कर में 2 क्वेश्चंस, 15 मार्कर में 2 क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चंस, और दोनों में एक एक क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड था। अब अगर हम उन क्वेश्चंस की बात करें जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड थे पेपर 2 के अंदर, तो वो ये 4 क्वेश्चंस हैं। 10 मार्कर में पहला क्वेश्चन था ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू विमेन इन हायर जुडिशरी। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते रहे हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हो। इसीलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा, प्लस जो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस हैं उसमें आप करंट इवेंट्स कोट कर सकते हो। अदरवाइज आप इतना एफिशिएंटली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो यूएसए और चाइना के बीच में आजकल आप देख रहे हो काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, तो उसका कंपैरिजन यूएसएसआर के टाइम पे जो उसकी इक्वेशन थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए की इक्वेशन थी, उसका कंपैरिजन उसके साथ करना है जो प्रेजेंट सिनेरियो चाइना के साथ चल रहा है। तो अगेन टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड है, कई सारे एस्पेक्ट्स यहाँ आपको डिस्कस करने चाहिए। अब अगर हम 15 मार्कर्स करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन था सीबीआई से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं भी किसी स्टेट का नाम नहीं लिखा है, बट रिसेंटली अगर आप देखोगे ये मुद्दा न्यूज में था। क्यों था? बिकॉज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो इनिशिएट की गई थी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के अंदर, उसको चैलेंज किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी परमिशन नहीं पहले ली गई, हमारी कंसेंट पहले नहीं ली गई। तो उसके बाद कई सारे न्यूज आई थी, न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसके ऊपर एक पूरा अच्छा आर्टिकल आया था, जिसको अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का पूरे का पूरा आंसर आप लिख सकते हो उस आर्टिकल पे बेस्ड। टेक्निकली उसमें चीजें समझाई गई थी, और ये चीजें आप अच्छे से तब रिलेट कर पाते हो जब आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बिकॉज तब पिक्टोरियल फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपके दिमाग में कहानी छप जाती है, और फिर वही कहानी आप अपने आंसर में बहुत इलेबोरेटिव वे से लिखते हो। तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। पॉइंट फॉर्म में जब आप इन चीजों को लिखोगे, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में इन चीजों को लिखोगे, तो वो काफी इंपैक्टफुल रहती हैं। इसके बाद जो दूसरा 15 मार्कर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, दैट वाज रिलेटेड टू ऑकूस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का जो ज्वाइंट ग्रुप बनाया गया था लास्ट ईयर टू टैकल चाइनाज एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, उससे रिलेटेड था। इजी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। ऊपर वाले भी जो क्वेश्चंस थे इनको कोई आप डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोलोगे, इजी या एवरेज क्वेश्चन ही बोलोगे। तो अगर आप देखोगे तो अभी तक जो हमने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो इजी या एवरेज कैटेगरी के ही थे, डिफिकल्ट नहीं थे। इसके बाद हम चलते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ। इसको आप ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी बोल लो, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहता है। अगर हम साइंस टेक की बात करें तो 10 मार्कर में एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड था, उसके बाद एक क्वेश्चन था 15 मार्कर। इकोनॉमी में 4 क्वेश्चन 10 मार्कर में, 7 क्वेश्चन 15 मार्कर में, एक क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी में 15 मार्कर में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनवायरमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के, दोनों के दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन जो कि 15 मार्कर का था वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी जो COP 26 हुई थी लास्ट ईयर, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 10 मार्कर में और एक 15 मार्कर के अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 10 मार्कर, 2 क्वेश्चन 15 मार्कर। अगेन स्टैटिक से रिलेटेड थे, बट आप करंट की एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन 10 मार्कर और एक क्वेश्चन 15 मार्कर। अगेन स्टैटिक से रिलेटेड, बट करंट में जो एग्जांपल्स हैं उनको आप कोट कर सकते हो। जो करंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं पेपर 3 के अंदर वो ये क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड था 10 मार्कर में, वो था रिलेटेड टू S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया रशिया से ले रहा है।
और भी कई कंट्रीज ने रशिया से ये एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है, बहुत ही एडवांस लेवल का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके बारे में नॉलेज रखो। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा 10 मार्कर क्वेश्चन था COP 26 से रिलेटेड। अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये चीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, इसमें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसके रिगार्डिंग तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल के ऊपर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमने उसमें डिस्कस किया था, जो कि इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है। इसके बाद 15 मार्कर की बात करें तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड आपको, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स कोट करनी थी, वो थी डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्स रिकवरी। तो इसमें आपको जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करना था। इसके बाद अगेन 15 मार्कर में एक और COP 26 से रिलेटेड, आप देखो 2 क्वेश्चंस आए हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने जब इससे रिलेटेड सेशन बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, तो मैंने कहा भी था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन चीजों के बारे में आपको पता हो। तो एक UPSC एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी या एवरेज कैटेगरी में है। अगर आप पेपर को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट, और जो बच्चा प्री क्लियर करके मेंस देने आया है वो सीरियस ही है, वो कोई ऐसे नहीं है कि हवा में ही आ गया बच्चा। तो सीरियस UPSC एस्पिरेंट जो कि मेंस तक पहुंचा है वो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ लिख सकता है। हमने हवा में कुछ नहीं लिखना है, ये नहीं है कि हम यहाँ कोई स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं कि आप बस जगह भरने के लिए कुछ भी लिख दोगे, वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी चीज। लिखना आपने वो है जो कि आपको पता है कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है, ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। कम लिखो, चाहे ये नहीं है कि 250 वर्ड्स हैं तो 250 के 250 ही पूरे करने हैं। अगर आपको 150 वर्ड्स के रिगार्डिंग नॉलेज है तो उतना ही लिखो। तो आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, और ओवर एक्सेस भी नहीं लिखना है। ये ना हो कि आपको एक टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत एक्सेसिव नॉलेज हो और आप 250 की जगह 350, 325 इतने पहुंच जाओ, वो भी अगेन गलत चीज है। कंसाइज इंफॉर्मेशन लिखो बट क्वालिटी इंफॉर्मेशन लिखो। तो मोस्टली क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एक UPSC एस्पिरेंट इसमें कुछ ना कुछ लिख सकता है। इसीलिए आप देखोगे तो जनरल स्टडीज के जो पेपर 1, 2, 3, 4 हैं, इनमें जो मोस्टली बच्चों के मार्क्स हैं एक पर्टिकुलर विंडो में ही रहते हैं, क्योंकि मोर और लेस सारे के सारे बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, मोस्टली क्वेश्चंस हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, तो सबके सब लिखते हैं। बाकी ये चीज सब्जेक्टिव है, तो एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक बच्चे ने एक कंटेंट लिखा और दूसरे बच्चे ने उससे भी अच्छा लिख दिया, बट उसके एग्जामिनर ने उसको कम मार्क्स दे दिए, तो ये चीज तो रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीजें लिखी हैं तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक लक फैक्टर आ भी जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेंस के अंदर आपके जो ऑप्शनल के मार्क्स हैं वो बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक अलग से सेशन भी बनाया था इस चीज को डिस्कस करने के लिए। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, वो किसी भी पेपर को एनालाइज करने के बाद, किसी भी साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद कभी भी आपने इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि इस साल इस सेक्शन को ज्यादा वेटेज दी गई है तो अगले साल भी इसी सेक्शन को ज्यादा वेटेज दी जाएगी। आपने सारे के सारे सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, ये हो सकता है कोई एक सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ ना हो, आपका ज्यादा इंटरेस्ट उसमें ना हो, बट स्टिल उसको बेसिक लेवल पे तो प्रिपेयर आपको करना ही करना है। एंड अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग अवॉइड नहीं करनी है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं और बाद में सफर करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग रखोगे तो आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस भी हैं उसमें भी आप बहुत एफिशिएंटली प्रेजेंट में जो इवेंट्स हैं उन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो और अपने एक आंसर को डायनामिक फॉर्म दे सकते हो। चाहे वो एक स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट स्टिल आपने उसको एक डायनामिक फॉर्म दे दी आंसर को, तो वो एक अच्छी चीज होती है। सो दोस्तों, आई होप अब आपको कुछ हद तक इस एनालिसिस के बाद चीजें क्लियर हुई हैं। हमेशा जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले प्रिपरेशन करते हैं कि पहले एक बार प्रीलिम्स क्लियर होगा फिर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करूंगा। नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी है। आपके जो सिलेक्शन है, आपके जो रैंक आएगा, वो फाइनली मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही आएगा। और आपकी अगर प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होगी तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडे सेशन। और अगर आप इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो आज के सेशन की कुछ एक चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान। सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।